चलिए तो शुरू किया जाए, आज के सेशन को शुरू किया जाए। यस सर। आज के सेशन को शुरू किया जाए। तो ढेर सारे लोगों ने नाम दिया था जिसका जो है मॉक आज करने वाले हैं हम लोग। तो आप लोगों का आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का फर्स्ट जो फेज का मॉक कंप्लीट हो चुका है और काफ़ी लोग उसमें आप लोग इंटरव्यू दे चुके हो। अब आपके पास सेकेंड थर्ड फेज आने वाले हैं, फोर्थ फेज आने वाला है। तो जो हमारा मॉक है उसको हम कंडक्ट करा रहे हैं आज। और बेसिकली मॉक में आपको एक लेटर हम लोगों ने दिया था जिसमें डिस्क्राइब किया था कि क्या आपको सावधानियां बरतनी चाहिए, क्या एक्चुअली जो है इम्पॉर्टेंट आपको रूल्स को फॉलो करना चाहिए, ड्रेसिंग क्या होना चाहिए, क्वेश्चंस कैसे पूछे जा सकते हैं। शायद उस बुकलेट को आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, वो एक इन्फॉर्मेशन के रूप में बुकलेट दिया गया था। उम्मीद करते हैं कि सारे लोगों के पास वो बुकलेट पहुंच गई होगी और आपने पढ़ लिया होगा। ओके, पढ़ा है आप लोगों ने, मिल गया है सबको बुकलेट हो? जी यस सर। सर। चलिए बहुत अच्छी बात है। यस सर। तो सबसे पहले कौन इस बार मॉक देने के लिए तैयार है? किसको मॉक देना है सबसे पहले? मैं रेडी हूँ सर। सरवण। ओके सरवन, वीडियो ऑन करिए अपना। इसके बाद तैयार रहिएगा आप लोग मॉक देने के लिए। ओके, तो सरवन शुरू करते हैं। सरवन, आप जी अपने बारे में अपना इंट्रोडक्शन सबसे पहले आप दीजिए। सर, मेरा नाम सरवण है। मैं बेसिकली राजस्थान के जोधपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। मेरी जो पढ़ाई है 10th तक की, वो गवर्नमेंट स्कूल जो है ग्रामीण परिवेश से हुई है। वो 2007 में मैंने 10th करी है और उसके बाद में मैंने 12th 2009 में गवर्नमेंट स्कूल से ही करी है। उसके बाद जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी से मैंने अपना पीजी कंप्लीट किया है इकोनॉमिक्स विषय के साथ। नहीं, ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है इकोनॉमिक्स विषय के साथ में। फिर मेरा पीजी जो है 2015 में जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी से ही हुआ है। लगातार उसके बाद में मैं कंपटीशन की दुनिया से जुड़ा रहा हूँ और उसके अलावा 2018 में मैंने पहली बार जो है नेट क्रैक किया है। लगातार अभी तक मैं 5 बार जो है नेट क्रैक कर चुका हूँ। उसके दौरान ही मेरा 2020 में जो है जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी से जो पीएचडी के लिए जो है एनरोल में हुआ हूँ। और मेरा जो पीएचडी का जो विषय है वो है न्यूनतम समर्थन मूल्य नीति का क्रियान्वयन एवं हितधारकों पर इसके आर्थिक प्रभाव का विश्लेषणात्मक अध्ययन। उस विषय पर मैंने अपनी पीएचडी कोर्स जो वर्क जो है उसको कंप्लीट अभी मैंने हाल ही में किया है। और लगातार 5 साल से मैं गेस्ट फैकल्टी के रूप में गवर्नमेंट कॉलेज में जो है पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, वेरी गुड। आप क्या बताना चाहेंगे, कौन सा पेपर आपको कंप्लीट है, किस पेपर से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएं? माइक्रो पब्लिक फाइनेंस। ठीक है। अगर सबसे पहले दिन आप जाते हैं पढ़ाने के लिए, मान लीजिए, और सबसे BA1 के बच्चे हैं आपके सामने और आपको इकोनॉमिक्स समझाना जी है जी। कि क्या है, तो इंट्रोडक्टरी क्लास आपको बताना है कि व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स क्या है, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमिक, किस तरीके से आप बच्चों को कराएंगे? जी सर, तो पहले दिन अगर मुझे क्लास में प्रेजेंट होना है और बच्चों के सामने इकोनॉमिक्स और जो इकोनॉमी है, इन दोनों के बीच में बेसिकली जो डिफरेंस मैं समझाने की कोशिश करूंगा। तो इकोनॉमिक्स जैसे हम लोग कह रहे हैं कि नियम और सिद्धांतों का एक अलग विषय है। और इकोनॉमी के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो हम कह रहे हैं कि उसका एक बिहेवियर जो रूप जो है हम उनके सामने प्रेजेंट करते हैं। तो जब जीडीपी के बारे में बात करेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करेंगे, तो ये जो सारी चीजें जो निकल कर आ रही है और हमारा जो बेसिकली जो इकोनॉमी का स्ट्रक्चर कैसा है, उसमें हमने कौन सी तकनीक अपनाई है, किस तरह से जो है प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सकता है, किस तरह से डिमांड और सप्लाई को जो है इंटरसेट कराया जा सकता है, मार्केट का जो उदाहरण देके या फिर डेली रूटीन के जो मार्केट है उनमें किस तरह से जो है मांग और पूर्ति का जो ये कॉम्बिनेशन जो है बिगड़ने से किस तरह से कीमतों में फ्लक्चुएशन होता है, इसके बारे में मैं प्रजेंट रूप से समझाऊंगा सर। ओके, आपका जो टॉपिक है रिसर्च का वो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस के ऊपर। मिनिमम सपोर्ट जी प्राइस गवर्नमेंट कैसे डिटरमाइन करती है? मान लीजिए कि गेहूं के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस 2400 रुपीज़ है पर क्विंटल, तो ये डिसाइड कैसे होता है, इसके पीछे फार्मूला क्या है? इसके पीछे सर फॉर्मूला ये है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस अभी जो गवर्नमेंट है वो C2 प्राइस जो है, हम लोग 3 प्रकार की प्राइस के बारे में बात कर रहे हैं, A2 प्लस FL और C2। तो हम लोग कह रहे हैं अभी गवर्नमेंट जो है A2 प्लस FL जो है प्राइस, यानी इसका 1.5 गुना जो है हम लोग कह रहे हैं कि जो है डिफाइन कर
है। तो अगर गेहूं के जैसे आप उदाहरण दे रहे हैं कि भाई गेहूं का जो प्राइस डिटरमिनेंस होगा कैसे, तो इसमें जो लागतें पीछे की जो है हम लोग कह रहे हैं कि किसान को जो रॉ मटेरियल खरीदने में कितना क्या खर्चा हो रहा है, उसके अलावा जो है किसान के जो हम लोग रॉ मटेरियल के अलावा जो किसान की मजदूरी वगैरह जो है उसमें इंक्लूड करके जो टोटल कितना जो खर्चा बैठ रहा है उसका 1.5 गुना जो है गवर्नमेंट जो है एमएसपी निर्धारित इस करती है। C2 में क्या क्या कंपोनेंट है? C2 जब आप बात करते हैं तो C2 के कंपोनेंट क्या क्या है? सीटों में कंपोनेंट सर ये है कि जैसे एक तो बेसिकली जो रॉ मटेरियल की जितनी भी कॉस्ट आती है वो किसान की जो मजदूरी वगैरह खुद की जो है उसमें लगी हुई है, और अन्य जो फैक्टर जो मजदूरी जो लगाकर फिर जो कॉस्ट आती है वो, और उसके अलावा जो हम लोग कह रहे हैं कि अगर वो किसान कहीं से उसके लिए पूंजी जो उधार लेता है तो उसके जो ब्याज वगैरह इंटरेस्ट का जो कॉस्ट आता है वो भी उसमें इंक्लूड रहता है सर। गुड, गुड। जब हम लोग बात करते हैं इकोनॉमी में क्या प्रोड्यूस हो, व्हाट प्रोड्यूस, हाउ डिस्ट्रीब्यूट, तो आखिर में कौन सा एक ऐसा टूल्स है जिसका यूज हम लोग करते हैं इसको दिखाने के लिए? याद है आपको? जी सर, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है इसका सॉल्यूशन प्रदान करता है। जैसे हम लोग कह रहे हैं कि क्या प्रोड्यूस किया जाए, कैसे प्रोड्यूस किया जाए और किसके लिए प्रोड्यूस किया जाए, इसके लिए सबसे बेस्ट जो टूल हमारे सामने रहता है वो है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या होता है सरवन? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व सर हमारी तकनीक अगर हमें दी गई हो और हमारे पास में कितने संसाधन अवेलेबल है वो दिए गए हैं, तो इन दोनों के दिए होने के बाद में एक जो है इकोनॉमी या फिर एक जो है प्रोड्यूसर मैक्सिमम कितना प्रोडक्शन कर सकता है एक्स और वाई गुड्स का, उसका जो एक दायरा है उसको प्रेजेंट करता है सर। मान लीजिए किसी स्टेट में बाढ़ आ जाए, भूकंप आ जाए, उसमें जान माल की हानि हो, तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व चेंज होगा या नहीं चेंज होगा? हाँ सर, चेंज हो सकता है। अच्छा, सत्यम सर आप इनसे बात करिए। सरवन, आपका टॉपिक है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो क्या आप जी मुझे सर। बता सकते हैं कि जब हम राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान में कृषि में क्या-क्या समस्याएं आती हैं? कृषि में राजस्थान में बहुत सारी समस्याएं हमारे सामने रहती है सर। बेसिकली एक तो हम लोग कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा तो सिंचाई के संसाधनों का अभाव यहाँ पे रहता है, और दूसरा अगर हम लोग चर्चा करें तो यहाँ पे किसानों के बीच में हम लोग कह रहे हैं कि भूमि का जो उपजाऊपन है वो भी बहुत, रेगिस्तान जो है हम लोग कह रहे हैं पश्चिमी राजस्थान में रेगिस्तान का हिस्सा बहुत ज्यादा है, तो यहाँ पे भूमि का उपजाऊपन भी जो है बेसिकली यहाँ पे ज्यादा रहता है। दूसरी बात है कि गर्मी और हीट ज्यादा होने की वजह से मैं अगर किसानों की वास्तविक जो प्रॉब्लम के बारे में बात करूं तो यहाँ पे सिंचाई के संसाधनों का पर्याप्त रूप से अभाव तो है ही है, लेकिन इसके अलावा एक कमी ये भी रह जाती है कि यहाँ पे भूमि जो है इसके दाने जोड़े बड़े होते हैं, मतलब भूमि में हम लोग कह रहे हैं कि रेतीली मिट्टी ज्यादा है तो पानी का टिकाव भी कम रहता है, तो सिंचाई के संसाधनों की जो जरूरत भी जो है यहाँ के किसानों के लिए ज्यादा रहती है सर। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट आपने सुना होगा, फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी और जी सर। मॉनेटरी पॉलिसी, इसमें क्या अंतर है? सर फिस्कल पॉलिसी जो है बेसिकली गवर्नमेंट की तरफ से इंप्लीमेंट की जाती है सर, जो हम लोग कह रहे हैं कि एक्टिंग गवर्नमेंट होती है, और मॉनेटरी पॉलिसी जो है बेसिकली आरबीआई जो हमारा कह रहे हैं कि सेंट्रल बैंक जो होता है उसकी तरफ से इंप्लीमेंट की जाती है। यहाँ पे फिस्कल पॉलिसी के रूप में हम लोग देखना चाहें तो गवर्नमेंट जो है हम लोग कह रहे हैं कि अपना जो एक्सपेंडिचर है या टैक्स जो है इन टूल के माध्यम से जो है इसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश करती है, और आरबीआई जो है हम लोग कह रहे हैं कि क्वांटिटिव मेजर्स और जो है क्वालिटिव मेजर्स जो है इसमें रहते हैं, जैसे क्या-क्या रेपो रेट होते है, हैं? रिवर्स रेपो रेट। क्वांटिटेटिव मेजर कौन से होते हैं? क्वालिटेटिव मेजर कौन से होते हैं? मॉनेटरी पॉलिसी का अ, मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या-क्या होते हैं? मॉनेटरी पॉलिसी का मेन ऑब्जेक्टिव जैसे सर आरबीआई की जो है हम लोग कह रहे हैं कि इंट्रोडक्शन में देखें तो हमें नजर आता है कि जो मुद्रास्फीति है हम लोग कह रहे हैं महंगाई जो है इसको कंट्रोल करते हुए विकास को जो है गति देना, ये बेसिकली जो है ऑब्जेक्टिव्स होता है मॉनेटरी पॉलिसी का। और इसके अलावा हम लोग टूल्स की जब भी बात करते हैं तो क्वांटिटेटिव टूल्स में हम लोग कह रहे हैं सीआर है, रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट है, एमएसएफ है, एसडीएफ है, ये जो रेटें हैं ये क्वांटिटेटिव टूल्स की मेजर है। नैतिक दबाव वगैरह है या फिर जो है त्वरित कार्रवाई जैसे शब्द हम लोग सुनते हैं, तो ये जो है हम लोग कह रहे हैं कि क्वालिटेटिव मेजर्स की टूल है। तो वर्तमान में अभी रेपो रेट क्या है हमारी? वर्तमान में अभी सर हमारी रेपो रेट 6.25। चलिए ठीक है। गुड। ठीक है सर। तो चलिए आपको हम फीडबैक दे देते हैं। सरवन आपने काफ़ी अच्छा बोला, आपका कंसेप्टुअल क्लियरिटी जी सर। अच्छा है और साथ ही साथ आपने बहुत कॉन्फिडेंस से बोला, और मुझे लगता है कि आप बहुत अच्छा करेंगे इंटरव्यू में, और ऐसे ही आप बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ बोलिएगा। आपका जो फ्लो है बहुत अच्छा है और कंसेप्टुअल क्लियरिटी भी बहुत जी सर। अच्छा है। जो चीज़ों के ऊपर आपको ध्यान देनी है, पहला चीज़, अगर आपके सामने मेज होगा तो मेज पे हाथ नहीं रखेंगे, और जैसे जब आप बोल रहे हैं ठीक है। तो जब आप बोल रहे हैं तो
आप अपना हाथों से एक्सप्रेशन बताइए, बट आप बार बार उंगलियों को इसमें आप मोड़ ले रहे हैं। तो कई बार हैबिट होती है हम लोगों की, तो ये जो हैबिट है उंगलियों को आपस में फंसा लेना बार बार, ये कोई बहुत अच्छा इंप्रेशन नहीं देगा। जी तो सर। इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि आप अपने हाथ को नीचे रखिए, और जब जरूरत पड़े तो ऊपर लाइए, फिर आप हाथ नीचे जाना चाहिए। आप हमेशा अगर इस पोर्शन पे रहेंगे इस आपके सिचुएशन में, और हाथ में हमेशा जो है हाँ उंगलियों सर, ये तो अभी तो- थोड़ा टेबल पे बैठा हाँ, हूँ तो तो इस ठीक है, वजह इस से, चीज को बाकी आप तो ध्यान चेयर रखिएगा। दूर रहती है। और एक क्वेश्चन और, जी जब सर। मैंने पूछा कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व अगर जान मान के हाल होगी तो क्या होगा, तो आपने कहा पीछे हो सकता है। हो सकता है, देखिए बिल्कुल इंटरव्यू में नहीं चलता है, ये शब्द ही गलत है। मे ठीक बी है। कभी भी इंटरव्यू बोर्ड में मे बी शब्द का प्रयोग करने से आप सभी बचेंगे। आप या तो बोलिए नहीं होगा या तो होगा। कंफ्यूजन वाली सिचुएशन ये दिखाता है कि अगर आप मे बी शब्द का यूज करते हैं तो टोटली प्रोविटेड शब्द माना जाता है। कभी भी मे बी शब्द हो सकता है ऐसा नहीं बोलेंगे सरवन, ठीक है। बाकी आपने बहुत अच्छा बोला, कंसेप्चुअल क्लियरिटी बहुत अच्छा है। जो हमने बुकलेट दिया उसे एक बार ड्रेस सेंस जरूर देख लीजिएगा। एग्जाम के दिन बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना है, तैयारी आपकी बहुत अच्छी है, बस जैसे आप बोल रहे हैं उसी चीज़ को बोल के चले आना है, सिलेक्शन आपका हो जाएगा। ओके, 11 को है सर। चलिए बहुत अच्छी बात है, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आप अच्छा जो है करें, और फिर हम सिलेक्शन के बाद आपसे इंटरव्यू में मिलते हैं। ओके बेटा, चलिए नेक्स्ट। ठीक है सर। सरवन के बाद नेक्स्ट निधि शर्मा, स्वाति। सर मेरा ले लीजिए। हाँ आइए, सिमरन। आइए सिमरन आइए। सरवन अब गुड आप मॉर्निंग सर। वीडियो ऑफ कर सकते हैं। हाँ, हेलो, यस सर, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। क्या नाम है आपका? सिमरन कंवर। ओके, हाँ सिमरन, से चलिए इंट्रोड्यूस करिए अपने आप को सबसे पहले। सिमरन, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। सर मैं अजमेर राजस्थान से हूँ, और सर मेरी स्कूलिंग एंड पूरी एजुकेशन अजमेर से हुई है। मेरी स्कूलिंग जो है वो सोफिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल अजमेर से हुई है, एंड सर मेरा जो ग्रेजुएशन है वो सोफिया गर्ल्स कॉलेज अजमेर से हुआ है। देन सर 2021 में मैंने अपना मास्टर्स कंप्लीट किया फ्रॉम सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, एंड 2022 में सर मैंने नेट जेआरएफ क्लियर करा है, एंड 2022 में ही मैंने एनरोल किया इन पीएचडी कोर्स फ्रॉम सर गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज अजमेर, और सर मैं एट प्रेजेंट पीएचडी परस्यू कर रही हूँ। क्या टॉपिक है आपकी पीएचडी का? सर एनालिसिस ऑफ इंडियन यूरोपियन ट्रेड प्रोस्पेक्ट्स चैलेंजेस एंड तो इसमें आप सेकेंडरी डेटा के ऊपर काम कर रही होंगी। यस सर। टाइम सीरीज डेटा और क्रॉस सेक्शनल डेटा में क्या फ़र्क है? सर टाइम सीरीज डेटा में एक ही एंटिटी का, जैसे एक ही कंट्री का ड्यूरिंग डिफरेंट टाइम पीरियड जो है डेटा को एनालाइज किया जाता है। जैसे कि एक जीडीपी का डेटा ले रहे हैं एक कंट्री का, तो उसकी ओवरऑल जितनी भी पिछले 10-15 साल की जो जीडीपी है उसको हम एनालाइज करेंगे, वो टाइम सीरीज डेटा हो गया। और क्रॉस सेक्शनल में मल्टीपल कंट्रीज एंड मल्टीपल टाइम पीरियड्स को स्टडी किया जाता है सर। पक्का मल्टीपल टाइम, Of any मल्टीपल कंट्री की एक टाइम में मल्टीपल Cross. कंट्री? सॉरी सर, मोर देन वन कंट्री का और डिफरेंट टाइम पीरियड्स पे देखा जाता है। डिफरेंट टाइम पीरियड में कि सेम टाइम पीरियड में? सर आई एम नॉट श्योर अबाउट इट सर। ओके, चलिए कौन सा पेपर आपको तैयार है? सर माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स में आप ये बताइए कि प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है? सर प्रोडक्शन फंक्शन जो होता है, इट इज अ रिलेशन बिटवीन द आउटपुट्स एंड द इनपुट्स, जिसमें जो आउटपुट है वो एक डिपेंडेंट फैक्टर है, एंड इट इज अ फंक्शन ऑफ द इनपुट्स। ओके, व्हाट इज लीनियर होमोजेनियस प्रोडक्शन फंक्शन? सर लीनियर होमोजेनियस प्रोडक्शन फंक्शन होता है जिसमें जिस रेशियो से हम इनपुट्स बढ़ाते हैं उसी रेशियो से हमारा आउटपुट बढ़ता है। तो लीनियर होमोजेनियस प्रोडक्शन फंक्शन का एग्जांपल है कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन, और ये जो लीनियर होमोजेनियस प्रोडक्शन फंक्शन होता है कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल को एग्जिबिट करता है। तो कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन सिर्फ सीआरएस ही देगा? नहीं सर, डिपेंडिंग कि अल्फा और बीटा जो है उनका सम कितना है। अगर उनका सम ग्रेटर देन 1 है, वैसे सर नेचुरली वो सीआरएस एग्जिबिट करता है, पर अगर अल्फा बीटा का सम ग्रेटर देन 1 है तो इंक्रीजिंग रिटर्न्स ऑफ स्केल भी दे सकता है, और अगर उसका सम लेस देन 1 है तो अगर डिमिनिशिंग रिटर्न्स दे इक्वेशन सकता फॉर्म में हम लिखें कॉब डगलस प्रोडक्शन है। यस फंक्शन सर। को, तो मुझे बताना है कि सीआरएस कब देगा, तो आप कैसे लिखेंगे? इक्वेशन फॉर्म क्या होगा उसका? सर जैसे आउटपुट उसमें हम लिखते हैं Q इज इक्वल्स टू Q इज इक्वल टू A K
के रेस टू पावर सर मान लीजिए कि 0.7 है एंड एल रेस टू पावर 0.3 है। तो अगर अल्फा बीटा जो के के और फॉर्म, अल्फा बीटा एल के का फॉर्म सम बताइए। है, अल्फा और अल्फा एंड बीटा जी ये जो वैल्यू है इनका सम जो है 1 होना चाहिए, तो वो कांस्टेंट रिटर्न्स टू नहीं स्केल नहीं नहीं एग्जिबिट आप करेगा। इसका इक्वेशनल फॉर्म बताइए जो CRS दिखाई दे हमको अल्फा और बीटा के रूप में। सर Q is equals to A raised to power A K raised to power alpha and L raised to power beta। नो 1 दिखाई दे ना, कैसे 1 दिखाई दे रहा है आपका? सर वो तो जब होगा जब अल्फा बीटा की नहीं जगह तो हम आप ऐसे तो बोल सकते हो ना, Q इज इक्वल टू power- A K के हाँ ऊपर अल्फा yes, एंड L के ऊपर 1 माइनस अल्फा, सिंपल। हाँ सर ऐसा भी हो सकता है। ओके, यस सर। व्हाट इज मोनोपोली? सर मोनोपोली इट इज अ मार्केट स्ट्रक्चर जिसमें सिंगल सेलर होता है और जो सिंगल सेलर हु इज सप्लाइंग द टोटल मार्केट आउटपुट एंड देयर आर नो क्लोज सब्स्टिट्यूट। जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा है उसका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट्स नहीं होते हैं एंड देयर इज रिस्ट्रिक्टेड एंट्री एंड एग्जिट इन सच मार्केट और मोनोपोली उसका की प्राइस पे जो जो है पूरा इन्फ्लुएंस होता है। मोनोपोली जो प्रोड्यूस कर रहा है उसकी क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी मोनोपोली की? So क्रॉस इलास्टिसिटी डिमांड इज वेरी लो और क्लोज टू जीरो, क्योंकि सब्स्टिट्यूट्स ही नहीं है, तो सब्स्टिट्यूट्स नहीं है तो क्रॉस इलास्टिसिटी डिमांड विल बी जीरो वेरी गुड, नाइस। और वेरी वेरी सत्यम सर बात करिए। सिमरन, आपका टॉपिक है इंडिया EU ट्रेड, जी यूरोपियन सर। ट्रेड के साथ। तो व्हाट आर द बेनिफिट्स एंड चैलेंजेस ऑफ इंडिया एंड यूरोपियन ट्रेड? सर अभी रिसेंटली इंडिया ने यूरोपियन यूनियन के साथ एक FTA साइन किया है, जिसकी वजह से इंडिया के जो बहुत सारे जो पहले इंडिया पे जो टैरिफ्स वगैरह थे और हमने भी उनकी इकोनॉमी पे यूरोपियन यूनियन पे लगा रखे थे, उनको बहुत लिबरलाइज कर दिया गया है। 90% जो इंडिया के एक्सपोर्ट आइटम्स है टू यूरोपियन यूनियन, उन पर 90% ऑफ दोज गुड्स पे 70% जो टैरिफ लाइंस हैं वो उनका इमीडिएट ड्यूटी एलिमिनेशन हुआ है और हमको जो प्रिफर्ड मार्केट एंट्री, प्रिफर्ड मार्केट एक्सेस मिला है टू दी यूरोपियन यूनियन। इससे हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं मोस्टली जो है कंज्यूमर इंटेंसिव जो इंडस्ट्री के जो प्रोडक्ट्स हैं जो हम इनको एक्सपोर्ट करते हैं, उनको और भी इजी होगा हमें यूरोपियन मार्केट तक पहुंचाना। और जिससे हमारी जो कंज्यूमर इंडस्ट्री है, कंज्यूमर इंटेंसिव इंडस्ट्री जो है, क्योंकि हमारी जो कंट्री है वहां पर हमारी कंट्री में स्किल्ड लेबर की कमी नहीं होकर के, मतलब लेबर जो है वो लेबर इंटेंसिव है एज कम्पेयर टू कैपिटल। कौन कौन से मेजर प्रोडक्ट्स हैं जो हम यूरोप के लिए एक्सपोर्ट करते हैं? सर मेजर है सर टेक्सटाइल्स हैं, एपरल्स हैं, फुटवेयर एंड लेदर प्रोडक्ट्स हैं, सर इंजीनियरिंग गुड्स हैं, उसके अलावा जेम्स एंड ज्वेलरी हैं, प्लास्टिक प्रोडक्ट्स हैं, ये सब और प्रोसेस्ड फूड आइटम्स वगैरह ये सब हैं। तो सर इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा इंडियन इकोनॉमी में भी। अच्छा, एक आपने बताया कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA और एक होता है प्रिफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट PTA, दोनों में क्या अंतर होता है? डिफरेंस क्या है दोनों में? सॉरी सर, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है सर। ओके, थैंक यू। सिमरन, यस सर, थैंक यू सर। अच्छा आपने बोला, बहुत अच्छा बोला, और आपका बोलने का जो तरीका है, रुक के बोलना, चीज़ों को ठीक से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरव्यू बोर्ड में बहुत ज़रूरी है कि जो सामने से पूछा जा रहा है उसको सुनिए, तो उसको सुनने के ऊपर पूरा ध्यान दीजिए कि एक्चुअल पूछना क्या चाह रहा है। जो एग्जामिनर जी पूछना सर। चाह रहा है वो माइंडसेट बना के बैठा है कि ये चीज़ मैं पूछ रहा हूँ, इसका ये आंसर आएगा, तो उसके माइंड को थोड़ा रीड करने का प्रयास करिए कि वो एक्चुअली जानना क्या चाह रहा है। आप जानते हैं बट उसके अकॉर्डिंग बताना और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपने अच्छा बताया, अच्छा बोला, कंसेप्चुअल क्लियरिटी आपकी ठीक है। थोड़ा सा रिवीजन और जी जल्दी सर। जल्दी करिए। अगर आप माइक्रो इकोनॉमिक्स को करती हैं तो माइक्रो इकोनॉमिक्स को आप एक सप्ताह में बहुत अच्छे रिवाइज कर सकती हैं। इस पर मुझे लगता है कि आप थोड़ा सा रिवीजन कर लीजिए कॉन्सेप्ट को लेके, है ना। जैसा जी कि सर। कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन है, अगर आप बताती हैं तो पूछा जाएगा, पक्का पूछा जाएगा। मार्केट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इलास्टिसिटी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो एक बार इसको अच्छे से रिवाइज करिए और ठीक है, आप बिल्कुल अच्छा बोलेंगी, डोंट वरी। और एकदम जो है यस सर। आप निर्भीक रहिए, और जैसे आप बोल रही हैं उसको नेचुरलिटी जो है अपना आप रखे रहिए। हमेशा नेचुरल आप रहती हैं, बहुत अच्छा है आपके लिए। और बस कॉन्फिडेंस के साथ उस दिन बोल देना है, आपका दिन अच्छा होगा और आप जरूर सफल होंगे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर, थैंक यू सर। नेक्स्ट आफ्टर सिमरन सर मेरा ले लीजिए। आइए। हेलो, हेलो सर। एम आई ऑडिबल? यस सर।
इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, आप परिचय दीजिए अपना। सर माय नेम इज महिमा एंड आई एम फ्रॉम जयपुर डिस्ट्रिक्ट। मेरी स्कूलिंग भी जयपुर से ही हुई है और मेरी ग्रेजुएशन IIS यूनिवर्सिटी जयपुर से हुई है और मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान जयपुर से हुई है। उसके बाद मैंने अपना MPhil किया है और मैंने UGC नेट में JRF क्लियर कर रखा है। गुड। अभी आप PhD कर रहे हैं? नो सर। अभी PhD नहीं कर रहे हैं। कौन सा पेपर आपको अच्छे से तैयार है? सर माइक्रो मैक्रो एंड इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स। माइक्रो मैक्रो एंड इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, वेरी गुड। व्हाट इज नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट? सर नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट वो होती है जो हमारी फुल एम्प्लॉयमेंट पे अनएम्प्लॉयमेंट फिर भी मौजूद होती है, वो नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट होती है। वो फुल एम्प्लॉयमेंट पे भी एग्जिस्ट करती है, जैसे कि फ्रिक्शनल और स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। किसने दिया इस कॉन्सेप्ट को? सर फ्रिडमैन ने। फुल एम्प्लॉयमेंट में क्या बेरोजगारी रह सकती है? सर रह सकती है, लेकिन वो वही बेरोजगारी है जो वो इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट है वहां पे, जैसे कि मैंने बताया फ्रिक्शनल एंड स्ट्रक्चरल, तो सर ये वाली रह सकती है। व्हाट इज फ्रिक्शनल? सर फ्रिक्शनल जब हम एक जॉब छोड़ के दूसरी जॉब सर्च करते हैं तो उसके बीच में जब हम अनएम्प्लॉयड है तो वो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट होती है। अभी जो हम लोग नेशनल इनकम को मेजर कर रहे हैं और उसमें जब हम लोग GVA को निकालते हैं तो पहले हम लोग फैक्टर कॉस्ट पे निकालते थे, अब हम बेसिक प्राइस पे निकालते हैं। यस सर। कैन यू डिफरेंशिएट बिटवीन फैक्टर प्राइस एंड बेसिक प्राइसेस? सर सर अभी तो मैं इसको डिफरेंशिएट नहीं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। ओके, कोई नहीं, ठीक है। चलिए माइक्रो इकोनॉमिक्स बताइए। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड इनकम सर प्राइस इलास्टिसिटी। एक मिनट सुन लीजिए क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन सुनिए। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड दोनों क्या है और इनकी लिमिट बताइए। सर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में होता है कि जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो कितना रिस्पॉन्सिव है ड्यू टू चेंज इन प्राइस, एंड इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में होता है कि क्वांटिटी डिमांड जो है वो नॉट क्वांटिटी डिमांड, बेसिकली डिमांड जो है वो कितना रिस्पॉन्सिव है विद चेंज इन इनकम। गुड। एंड what is price elasticity, range of price elasticity of demand, and what is the range of income elasticity of demand? कहाँ से कहाँ तक? सर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 0 से इनफाइनाइट हो सकता है, एंड सर इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की रेंज अभी मैं याद नहीं कर पा रही हूँ। सोच के बताओ। सर मैं अभी इसको गेस नहीं कर पाऊंगी। ओके, कोई नहीं। सत्यम सर। माइक, सत्यम माइक आपका ऑफ है। बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये दो कॉन्सेप्ट आपने सुने होंगे। Yes, बेसिकली इनमें दोनों में क्या अंतर है? सर बैलेंस ऑफ पेमेंट एक रिकॉर्ड होता है, सिस्टमेटिक रिकॉर्ड, जिसमें हम डोमेस्टिक जो अपनी कंट्री है उसका वर्ल्ड के साथ होने वाले सारे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, और बैलेंस ऑफ ट्रेड में हम वो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं जो ओनली मर्चेंडाइज में हुए होते हैं, यानी कि गुड्स का एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टैरिफ एंड कोटा? टैरिफ और कोटा में आपका क्या अंतर होता है? सर टैरिफ एक्चुअली प्राइस पे लगता है और कोटा क्वांटिटी पे लगता है। जो क्वांटिटी रेस्ट्रिक्ट करता है और टैरिफ प्राइस रेस्ट्रिक्ट करता है, और इससे हमारे जो प्राइसेस हैं वो बढ़ जाते हैं टैरिफ से, और कोटा से हम क्वांटिटी रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं इंपोर्टेड गुड्स की। डंपिंग एक कॉन्सेप्ट आता है, डंपिंग क्या होता है? सर डंपिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें जो एक कंट्री है वो गुड्स को फॉरेन कंट्री में अपने डोमेस्टिक प्राइस से कम प्राइस में सेल करती है। ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, FDI और FPI? सर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में जब एक कंट्री दूसरी कंट्री में एसेट्स में इन्वेस्ट करती है और उसका स्टेक 10% से ज्यादा होता है तो वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है। और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में जब एक कंट्री दूसरी कंट्री में बॉन्ड्स और इक्विटीज में इन्वेस्ट करती है और उसका स्टेक 10% से कम होता है तो वो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होता है। अच्छा, जो WTO है उसका बेसिकली क्या रोल है? सर WTO ट्रेड में होने वाले जो भी कंट्रीज ट्रेड करती है उन्हें गाइड करते हैं, देखते हैं कि ट्रेड में कोई इम्बैलेंसेस ना हो, कोई कंट्री ट्रेड का अपने सब्सिडीज का गलत फायदा ना उठाए,
तो बेसिकली वो ट्रेड मैनेज करने का काम करता है और चलिए, ट्रेड ठीक रिलेटेड इशू सॉल्व करता है। ठीक है सर। गुड, आपने अच्छा बताया, आपने अच्छा बोला, कॉन्फिडेंस लेवल आपका अच्छा है और अच्छा दिन हो आपका उस दिन, आप और अच्छा बोलें, हम उम्मीद करेंगे। और आप बोल सकती हैं, थोड़ा सा जो है जितना भी दिन आपके पास टाइम है आप बोलने का प्रैक्टिस तो करें ही करें। जो भी आप बोलती हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, उनके बेसिक कॉन्सेप्ट को भी एक बार पढ़ लीजिए। और आपका जो कॉन्फिडेंस का लेवल है वो बहुत अच्छा है, कॉन्फिडेंस ऐसे ही चाहिए। कॉन्फिडेंस बनाए रहिए, हंसते हुए मुस्कुराते हुए आई कांटेक्ट बनाए रहिएगा बोर्ड में। क्या वो बोल रहे हैं पूरा सुनने की ज़रूरत है, आप पहले उनको पूरा सुनिए। हो सके जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो आने वाला हो। कई बार क्या होता है एग्जामिनर 2 क्वेश्चन को एक साथ पूछता है, तो पहले उनको आप पूरा प्रेफरेंस दें कि वो पूछ क्या रहे हैं और आप पूरा धैर्य से, पेशेंस से उसको सुनिए। हड़बड़ी में बिल्कुल मत रहिए कि आपको इंटरव्यू जल्दी से कंप्लीट करना है। ये कई बार क्या होता है कि बच्चे जाने अनजाने में ये एक मैसेज उनको देते हैं कि हम जल्दी में हैं, तो ये प्लीज़ आप मत दिखाइए कि आप जल्दी में हैं और आप एकदम सुकून से, पेशेंस से बैठिए और हंसते मुस्कुराते हुए, जैसा कि आपका बॉडी लैंग्वेज है बहुत अच्छा है, आप बेहतर तरीके से कर पा रही हैं। जो एक बुकलेट दिया गया होगा इंटरव्यू के लिए, आपको शायद मिल चुका होगा, अगर नहीं मिला है यस तो उसको एक बार देख लीजिएगा। ड्रेस कोड जरूर ध्यान रखिएगा और बिल्कुल। आपका जो ईश्वर है आपके साथ रहे, माता पिता का आशीर्वाद आपके साथ रहे। गॉड ब्लेस यू बेटा। थैंक यू सो मच सर। नेक्स्ट, नेक्स्ट इसके बाद विजय, निधि शर्मा, स्नेहा, अनीता, सुमित, मनीष, पंकज, संतोष, सबाना। यस सर, यस सर। आइए पंकज जी, सर नमस्ते सर। वीडियो ऑन करिए। यस नमस्ते सर। नमस्ते। इंट्रोड्यूस योरसेल्फ पंकज। सर मेरा नाम पंकज कुमार पांडे है। मैं रीवा मध्य प्रदेश का निवासी हूँ। मेरी विद्यालयी शिक्षा जिले के विभिन्न विद्यालयों से संपन्न हुई है। स्नातक के रूप में सर मैंने बीए अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा से उत्तीर्ण किया है। परास्नातक के रूप में सर मैंने एमए अर्थशास्त्र विषय में अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय से स्वाध्यायिक छात्र के रूप में उत्तीर्ण किया है। तत्पश्चात सर मैंने पीएचडी की है अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय से, जिसमें मेरे शोध का शीर्षक रहा है रीवा जिले में प्रमुख व्यावसायिक फसलों का उत्पादन तथा विपणन का विश्लेषणात्मक अध्ययन। वर्तमान में सर मैं मध्य प्रदेश शासन गृह विभाग अंतर्गत लोक अभियोजन कार्यालय में सहायक के पद पर पदस्थ होकर कार्यरत हूँ। गुड। कौन सा आपको पेपर तैयार है, किस पेपर से आपसे क्वेश्चन पूछे जाए? सर माइक्रो और पब्लिक फाइनेंस। पब्लिक फाइनेंस है। फिजिकल डेफिसिट क्या होता है? सर फिजिकल डेफिसिट सर ये होता है जो किसी भी देश की जो है तो गैर ऋण, सॉरी सर अभी मैं नहीं बता पा रहा हूँ। अच्छा, बजट क्या होता है बताइए? बजट और सर्वे में क्या डिफरेंस है? सर बजट होता है सर किसी भी देश या राज्य का बजट जो होता है, जो सर विभिन्न प्राप्तियों और व्यय का अंतर सर बजट कहलाता है। आय और व्यय का अंतर बजट है? और सर सर्वे जो क्या आय और व्यय का अंतर विभिन्न बजट है? प्राप्तियों और सर व्ययों का क्या आय और व्यय का नहीं सर, सभी प्रकार की प्राप्तियों प्राप्तियों सभी प्रकार की प्राप्तियों और व्यय का अंतर है सर। अंतर है। पहले बताइए कि क्या बजट अंतर होता है, डिफरेंस होता है? टोटल रिसीट्स एंड टोटल एक्सपेंडिचर का विवरण डिफरेंस सर विवरण है, विवरण है, स्टेटमेंट है। गुड। और इकोनॉमिक सर्वे? इकोनॉमिक सर्वे सर जो बीता हुआ वर्ष है हमारा, उसके बारे में सर जो एक्चुअल कंडीशन है उसका विवरण प्रस्तुत किया जाता है सर आर्थिक सर्वेक्षण। कौन निकालता है इकोनॉमिक सर्वे और बजट? सर ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर निकालता है सर। ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर? जी सर। अच्छा, वाणिज्य मंत्रालय। ठीक है। इंडिफरेंस कर में और आइसो क्वांट में क्या बेसिक डिफरेंस है? सर इंडिफरेंस कर्व सर दो वस्तुओं से मिलने वाली उपयोगिता को दर्शाता है, और आइसो क्वांट सर लेबर और कैपिटल के विभिन्न सहयोग से
विभिन्न सहयोगों से जो एक क्वांटिटी का उत्पादन हम कर सकते हैं वो दिखाता है। दोनों के स्लोप कैसे होते हैं? सर आयताकार अतिपरवलय होते हैं। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होते हैं? जी सर। आयताकार हाइपरबोला क्या आप क्लियर हैं कि होते हैं? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होते हैं, इंडिफरेंस कर्व और आइसोकॉन्ट। सर अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग तरह के होते हैं सर। तो क्या रेक्टेंगुलर हाइपरबोला किसी परिस्थिति में होंगे? आयताकार हाइपरबोला जी सर। जी सर। क्लियर है? जब सरलोच इकाई के बराबर सरलोच होगी तो आयताकार अतिपरवलय होगा। कब इकाई के बराबर लोच होती है? सॉरी सर। अच्छा चलिए सत्यम सर बात करिए इनसे। पंकज, व्हाट इज इन्फ्लेशन? मुद्रास्फीति क्या होती है? सर मुद्रास्फीति होती है सर जब दिए गए चयनात्मक रूप से वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों में वृद्धि होती है सर, उसे सर इन्फ्लेशन कहते हैं। भारत में बेरोजगारी के कौन कौन से प्रकार है? सर भारत में बेरोजगारी के मुख्य प्रकार है सर प्रच्छन्न बेरोजगारी और सर संरचनात्मक बेरोजगारी। ये सर दो प्रकार मुख्य रूप से पाए जाते हैं। अच्छा, नीति आयोग, बेसिकली नीति आयोग का अगर हम बात करें तो उसकी भूमिका क्या है, रोल ऑफ नीति आयोग? तो नीति आयोग सरकार के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाओं का एक खाका तैयार करता है सर, और समय समय पे सर नीति आयोग उस प्रकार की जो योजनाएं बनाई जाती हैं सरकार के द्वारा संचालित की जाती है उनका जो है तो मूल्यांकन करके उसकी रिपोर्ट जो है तो सरकार को देता है। जीडीपी, जब हम बात करते हैं जीडीपी की तो दो प्रकार की जीडीपी आपने सुनी होंगी, एक नॉमिनल जीडीपी और एक रियल जीडीपी। उन दोनों में अंतर क्या होता है? सर नॉमिनल जीडीपी का कैलकुलेशन हम सर वर्तमान बाजार मूल्य पर करते हैं, और सर नॉमिनल जीडीपी का सर हम जो कैलकुलेशन करते हैं वो बाजार मूल्य पर करते हैं, वर्तमान जो प्रचलित मूल्य होता है उससे करते हैं, और सर जो स्थिर दर पर जो कैलकुलेशन करते हैं सर आधार वर्ष के आधार पर करते हैं। चलिए ठीक है सर। ठीक है पंकज जी। जी सर। आप अच्छा बोल रहे हैं, लेकिन अभी आपको जो प्रॉब्लम आएगी वो कॉन्सेप्टुअल थोड़ा क्लियरिटी को लेकर आएगी। आपके पास टाइम है, अभी आप रिवीजन थोड़ा अच्छे से कर लीजिए। जिस पेपर को आप सर मेरा एमपीपीएससी का है जी, मैं समझ रहा सर हूँ। मेरा एमपीपीएससी का है। ठीक है एमपीपीएससी का है, अच्छा है, बट उस बेसिक कॉन्सेप्ट को आपको सीखना है और जल्दी से इसको कवर करना है। अगर आप पब्लिक फाइनेंस बोलते हैं तो आपको पब्लिक फाइनेंस बताना है, अगर आप माइक्रो इकोनॉमिक्स करते हैं तो माइक्रो, क्योंकि आपके ऊपर अगर हम लोगों ने चॉइसेस दिया है कि कौन सा पेपर तैयार है, उसके बाद भी अगर गलत होगा तो थोड़ा सा ही दिक्कत होगा। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप जल्दी से जो है, अगर आपका कंसेप्टुअल क्लियरिटी नहीं है तो हमारी क्लासेज को आप देखना शुरू करिए, उससे बेसिक कॉन्सेप्ट को सीख लीजिए। बाकी ठीक है, हाँ मैं देख रहा हूँ सर, रेगुलर देख रहा हूँ। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आप जो है देखिए और अच्छा बोलिए और थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए बस कॉन्सेप्ट, बाकी कोई दिक्कत नहीं, आप अच्छा कर लेंगे। तो चलिए ये जो हमारा आज का जो पहला सेशन है वो जो है यहाँ पर, इसके बाद कौन सा करना चाहता है? कोई है इसके बाद जिसको इंटरव्यू अभी तुरंत देना है, इमीडिएट? जी सर मैं देना चाहता हूँ। जी आइए। हाँ जी, अपने आप को जल्दी से जो है आप डिफाइन करिए, आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करिए। गुड आफ्टरनून सर, माई सेल्फ स्नेहा लखारा, मैं अजमेर से बिलोंग करती हूँ। मैंने मेरी स्कूलिंग क्वीन मैरीज गर्ल्स स्कूल अजमेर से की है। ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन सम्राट पृथ्वीराज चौहान गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर से किया है। करंटली मैं पीएचडी कर रही हूँ। पीएचडी का टॉपिक क्या है आपका स्नेहा? रोल ऑफ स्किल डेवलपमेंट इन वुमेन एम्पावरमेंट। स्किल डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट ने कौन कौन सी योजनाएं चलाई हैं? सर स्किल डेवलपमेंट के लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना चलाई थी गवर्नमेंट ने, उसके अलावा स्किल इंडिया मिशन। अच्छा, कौन सा पेपर आपको अच्छे से प्रिपेयर है? सर मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स। जीडीपी और जीएनपी में बेसिक डिफरेंस क्या है स्नेहा? जीडीपी में सर डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड होता है, और सॉरी सर प्लीज सर क्वेश्चन रिपीट। जीडीपी और जीएनपी में बेसिक डिफरेंस क्या है बेटा? सर एनएफआईए का, फॉरेन से जो भी फैक्टर इनकम आती है उसका डिफरेंस। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, ओके? यस सर। तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड इंडिया में पॉजिटिव होता है या नेगेटिव, क्या आपको लगता है?
सर इंडिया में नेगेटिव होता है। मतलब इसका मतलब क्या है? सर इसका मतलब है कि इंडिया एक्सपोर्ट कम करता है और इंपोर्ट ज्यादा करता है। आईएस कर्व कैसे राइटवर्ड शिफ्ट करेगा? आईएस कर्व जब इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो आईएस कर्व राइटवर्ड शिफ्ट करेगा। श्योर? श्योर हो? यस सर। पक्का? यस सर। गवर्नमेंट स्पेंडिंग अगर घट जाए तो सर लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करेगा। गुड। और एक्सपोर्ट बढ़ जाए तो? सर आईएस एलएम कर्व में सर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को कंसीडर नहीं करते हैं, क्लोज इकोनॉमी की बात करता है ये कॉन्सेप्ट। आईएस कर्व एक्सपोर्ट बढ़ने से शिफ्ट नहीं करेगा? पक्का? एग्रीगेट डिमांड के पार्ट नहीं है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट का डिफरेंस? यस सर। तो फिर कैसे बोल रही हैं आप?